हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, हमने पिछली क्लास में सेक्शन 39 हमने बेटा शुरू किया था। तो मैं एक बार पुराना जितना भी हमने किया था बेटा गो थ्रू कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो नई बातें हैं वो डिस्कस करेंगे। सेक्शन 39 था अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी। मेरे साथ बेटा पढ़ना शुरू करना है सबने। देखो, रिसिप्ट ऑफ मिनिमम अमाउंट इज अ मस्ट। ध्यान से देखना है। No allotment of any securities shall be made unless amount stated in the prospectus as minimum amount has been subscribed and sum payable on application for the amount so stated has been received by the company। मैं आपको ये समझा देता हूँ बेटा, आपको ध्यान से देखना बेटा। सेक्शन 39 की ना, सेक्शन 39 क्या बात करता है? सेक्शन 39 बात करता है कि सिक्योरिटीज कब अलॉट करी जाएंगी। मतलब सिक्योरिटीज को अलॉट करने के लिए, ठीक है, दो कंडीशंस हैं बेटा, उनका सेटिस्फाई होना अति आवश्यक है, जरूरी है। जब तक दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती बेटा, तब तक सिक्योरिटीज अलॉट नहीं कर सकती है कंपनी। कौन सी दो सिक्योरिटीज हैं सर? तो बेटा पहली कंडीशन है, ध्यान से सुनना बेटा, प्रोस्पेक्टस है। प्रोस्पेक्टस, ठीक है। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया, ठीक है, और जो इशू है ना वो 1 लाख शेयर्स का इशू है। कंपनी इशू कितने का ला रही है बेटा? 1 लाख शेयर्स का। अब बेटा एज पर सेबी, सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से एक कंडीशन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो बेटा सेबी कहता है कि जब तक आपको आपके टोटल इशू के 90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हो जाते, आप अलॉटमेंट सिक्योरिटीज का नहीं कर सकते। मतलब बेटा इशू का 90%, तो आपका इशू 1 लाख शेयर्स का था, उसका 90% मतलब 90,000 शेयर्स मिनिमम जब तक बेटा पब्लिक सब्सक्राइब नहीं करेगी, यू कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। मतलब एटलीस्ट 90% शेयर्स मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। तो बेटा एक बात बताओ, सपोज ये इशू 1 लाख शेयर का है और एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है। तो कितने इशू सब्सक्राइब होना चाहिए? 90,000 शेयर्स मिनिमम सब्सक्राइब होने चाहिए एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। मतलब 90 लाख रुपीस का इशू सब्सक्राइब होना चाहिए। पब्लिक एटलीस्ट 90 लाख रुपए के लिए जब तक सब्सक्राइब नहीं करेगी बेटा, याद रखना कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। यह आपकी बेटा पहली शर्त है, ठीक है। तो पहली शर्त मैं दोबारा बोल देता हूं बेटा। पहली शर्त है पब्लिक जब तक एटलीस्ट 90% शेयर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करेगी बेटा, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। तो शेयर्स के टर्म में बोलोगे तो बेटा 90,000 बोल लो, अमाउंट में बोलोगे तो बेटा 90 लाख बोल लो। तो जब तक पब्लिक 90 लाख रुपीस के लिए सब्सक्राइब नहीं करेगी, तब तक कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। पहली शर्त। सर ये दूसरी शर्त क्या है? बेटा आपको अच्छी तरह पता है कि कंपनी पब्लिक से ये 100 रुपए एक साथ नहीं लेती है। कंपनी पब्लिक से ये 100 रुपए लेती है बेटा किश्तों में, ठीक है। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लेती है, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे और कुछ सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। सपोज कंपनी एप्लीकेशन पे भी 25 ले रही है,
अलॉटमेंट पे भी 25, फर्स्ट कॉल पे भी 25 और सेकंड और फाइनल कॉल पे भी 25 रुपए। ठीक है, तो अब सेकंड शर्त क्या है कि जब तक, ध्यान से सुनना, जब तक कंपनी को 90,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी नहीं रिसीव हो जाता बेटा, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। तो सुनो, सिंपल सी दो शर्तें हैं बेटा। पब्लिक जब तक 90,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं कर लेती और जब तक पब्लिक 90,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी 25 रुपए के हिसाब से कंपनी को पे नहीं कर देती, कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद अलॉटमेंट। तो दो शर्तें हैं। पहली बात, पब्लिक सब्सक्राइब करे एटलीस्ट 90,000 शेयर्स के लिए। दूसरी शर्त, 90,000 शेयर का एप्लीकेशन मनी 25 रुपए के हिसाब से पब्लिक को पे करना पड़ेगा बेटा कंपनी को। तो उसी के बाद कंपनी प्रोसीड करेगी बेटा अलॉटमेंट के। ठीक है, तो मेरे को बताओ, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मिनिमम एप्लीकेशन मनी बताओ कंपनी को कितना रिसीव होना चाहिए बेटा? 90,000 शेयर्स पे रिसीव होना चाहिए। एप्लीकेशन मनी कितने रुपए के हिसाब से? 25 रुपए के हिसाब से। मतलब मिनिमम एप्लीकेशन मनी जो कंपनी को रिसीव होना चाहिए पब्लिक से वो 22,50,000 है। तो कम से कम 90,000 शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब करे और कम से कम 90,000 शेयर्स का 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन मनी पब्लिक कंपनी को क्या करे? पे करे। उसी के बाद कंपनी कैन प्रोसीड विद अलॉटमेंट। सब बताओ, पहली दो शर्तें क्लियर बेटा? ये तो आप सब कर चुके हो। ठीक है, चलो आओ मेरे साथ। अब आता है क्वांटम ऑफ अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। उसने कहा है नॉट लेस देन 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। आपको कुछ याद आता है? मैंने आपको कहा था कि ये जो 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू है, दिस रेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय, बताओ बेटा, दिस रेट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013 और सच अदर परसेंटेज और अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। और बेटा सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है 25% ऑफ इशू प्राइस। तो बेटा अब एक बात सुनना, कंपनीज एक्ट कहता है, कंपनीज एक्ट, कि मिनिमम, कम से कम एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन मनी 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का। तो अगर नॉमिनल वैल्यू बेटा आपकी, अगर नॉमिनल वैल्यू बेटा आपकी 100 रुपए है, ठीक है, और 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू का शेयर आप इश्यू कर रहे हो 110 रुपए का, सपोज, ठीक है, तो कंपनीज एक्ट बेटा कहता है, कंपनीज एक्ट कहता है कि आपकी जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है वो होना चाहिए 5% ऑफ 100, यानी ₹5। ये कौन कहता है? कंपनीज एक्ट। अच्छा, सेबी कहता है कि एप्लीकेशन मनी होना चाहिए मिनिमम 25% ऑफ इशू प्राइस, और इशू प्राइस है 110 रुपए सपोज, तो 110 रुपए का 25% मतलब 27.5 रुपए। ये कौन कहता है? ये सेबी कहता है। अब मैंने पूछा भाई कंपनीज एक्ट कहता है 5% होना चाहिए नॉमिनल वैल्यू का एप्लीकेशन मनी, सेबी कह रहा है 25% ऑफ इशू प्राइस होना चाहिए, भाई हम किसकी माने? तो सेबी ने कहा कि भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात कौन मानेगा? जिसके ऊपर सेबी अप्लाई होता है। भाई जिसके ऊपर सेबी की गाइडलाइंस अप्लाई ही नहीं होती वो मेरी बात क्यों मानेगा, है ना? तो मेरी बात बताओ किसके ऊपर अप्लाई होती है? सेबी की गाइडलाइंस किसके ऊपर अप्लाई होती हैं? लिस्टेड कंपनीज के ऊपर होती हैं या फिर अनलिस्टेड कंपनीज के ऊपर भी होती हैं? हु बताओ, इंटेंड टू मेक पब्लिक ऑफर, यानी बताओ सेबी की गाइडलाइंस किसको माननी पड़ेगी बेटा? लिस्टेड को तो माननी पड़ेगी, और अनलिस्टेड जो पब्लिक ऑफर लाना चाहती है उसे भी सेबी की गाइडलाइंस माननी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला क्राइटेरिया किनके लिए होगा बेटा? लिस्टेड कंपनी या
अनलिस्टेड जो लाना चाहती है पब्लिक ऑफर। हां, बाकियों के लिए फिर कंपनीज एक्ट की कंडीशन अप्लाई होंगी, अदर कंपनीज। सब बताओ बेटा, बात समझ आ गई ये वाली? ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चलें आगे। चलो आगे देखो बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज इफ मिनिमम अमाउंट इज नॉट सब्सक्राइब। तो बताओ, सेबी कहता था एटलीस्ट 90% ऑफ द इशू मस्ट बी सब्सक्राइब्ड। व्हाट इफ 90% इशू सब्सक्राइब हुआ ही नहीं, सिर्फ 80% इशू ही सब्सक्राइब हुआ? तो 1 लाख शेयर का इशू था बेटा बच्चे, 1 लाख शेयर का इशू था, इसका सिर्फ 80% ही सब्सक्राइब हुआ, मतलब 80,000 शेयर्स के लिए ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, एप्लीकेशन मनी भी 80,000 शेयर्स का ही दिया होगा उन्होंने। तो 80,000 शेयर्स का 25 रुपए के हिसाब से 20 लाख रुपए का एप्लीकेशन मनी आया आपके पास। ठीक है, अब एक बात याद रखना, क्योंकि 90% इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ है, कंपनी अलॉटमेंट नहीं कर सकती। अब जब अलॉटमेंट नहीं कर सकती कंपनी, तो इस पैसे का, ये पैसा जो कंपनी को रिसीव हुआ है बेटा, इस पैसे का होगा क्या? कंपनी अलॉटमेंट तो कर नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि 90% इशू सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो इस पैसे का 20 लाख रुपए का होगा क्या जो कंपनी को रिसीव हुआ है? पढ़ते हैं बेटा। उन्होंने कहा, if the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within a period of 30 days from the date of issue of prospectus। तो बताओ, एप्लीकेशन मनी 90,000 शेयर्स पे कब तक मिलना चाहिए बेटा? प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के 30 दिनों के अंदर अंदर बेटा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता, द अमाउंट रिसीव्ड शैल बी रिफंडेड। ये जो आपको 80,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से मिला है ना बेटा एप्लीकेशन मनी 20 लाख रुपए का, ये आपको पब्लिक को लौटाना पड़ेगा 15 दिनों के अंदर अंदर। कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ इशू, मतलब जिस दिन ये इशू क्लोज हुआ है वहां से 15 दिनों के अंदर अंदर बेटा आपको ये सारा पैसा 20 लाख रुपए पब्लिक को लौटाना पड़ेगा। और अगर नहीं लौटाया ना बेटा 15 दिनों तक, ठीक है, उसके बाद फिर इंटरेस्ट भी देना बेटा। कितना? 15% पर एनम के हिसाब से। क्लियर हुआ सबको? तो मुझे एक बात बताओ, मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए? 90,000 शेयर्स पे कितना? 25 रुपए के हिसाब से 22,50,000 आपको मिलना चाहिए। कितने दिनों में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। अगर आपको 90,000 शेयर्स पे 25 रुपए के हिसाब से नहीं मिला विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, तो आपको जितना पैसा मिला है ना वो सारा का सारा लौटाना पड़ेगा इशू क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर अंदर। नहीं लौटाया ना बेटा तो उसके बाद आपको 15% पर एनम के हिसाब से क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सब बताओ बेटा, बात समझ आई? ठीक है, चलो अब सुनना आगे, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब सुनो, अब बेटा सेक्शन 39 कहता है कि अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया, मतलब 90,000 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो गए, ठीक है, 90,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी 25 रुपए के हिसाब से आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे? सिक्योरिटीज को अलॉट करोगे। तो आपको फाइल करनी है आपको एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी है। किसके पास? आपको रजिस्ट्रार के पास एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या करनी पड़ेगी? फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से फॉर्म में बेटा? फॉर्म PAS3 में आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट। तो दोबारा बता दो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का फॉर्म PAS3 किसके पास फाइल होगी? ROC के पास। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज। कहां से बेटा? फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। याद रखोगे 3 बातें। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कौन से फॉर्म में जाएगी? PAS3 में। ठीक है, किसके पास जाएगी? ROC के पास। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये भी हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी। चलें, अब एक चार्ट अगर आपको याद हो तो मैंने पिछली क्लास में आपको बनवाया था बेटा, उसी चार्ट पे हम वापस से आ रहे हैं। हेडिंग लिखना बेटा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। चलो एक बार बता दो, फॉर्म कौन सा है? PAS3।
ठीक है, किसके पास फाइल होगी? आरओसी के पास। कितने दिनों में? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बेटा अब इसमें ना रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में जो फॉर्म है PS3, इसमें ना मैं आपको 4 पार्ट्स में ये वाला केस करवा रहा हूं। सिंपल है, ध्यान से समझना है बस। पहला केस है, आपने जो सिक्योरिटीज इशू करी हैं या आपने या तो इशू करी होंगी फॉर कैश, आपने सिक्योरिटीज इशू करी हैं फॉर कैश इशू करी होंगी, या आपने सिक्योरिटीज इशू करी होंगी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, या आपने सिक्योरिटीज इशू करी होंगी फॉर इशू विदाउट कंसिडरेशन, मतलब कंसिडरेशन है ही नहीं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट, इशू विदाउट कंसिडरेशन, या आपने इशू करी होंगी विदाउट कंसिडरेशन, या फिर चौथा केस था इस पे बेटा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का। कॉपी करो बेटा ये। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बेटा। बेटा जब आप ये फॉर्म PAS3 भरोगे ना बेटा, ठीक है, तो इस फॉर्म में ना PS3 में बेटा आपको ना सबसे पहले कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेंगी फॉर्म PAS3 में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे नेम ऑफ अलॉटीज। अलॉटीज मतलब जिन जिनको आपने शेयर्स अलॉट करें उनके नाम, उनके एड्रेसेस, उनकी ऑक्यूपेशन, काम क्या करते हैं अलॉटीज का, और कितने शेयर्स आपने अलॉट करे, नंबर ऑफ शेयर्स या सिक्योरिटीज अलॉटेड। तो ये डिटेल्स आपको अपने फॉर्म PAS3 में मेंशन करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या क्या? नाम जिन जिन को अलॉट करे हैं, एड्रेसेस उनके, उनकी ऑक्यूपेशंस, और कितनी कितनी सिक्योरिटीज आपने किस किस को अलॉट करी है, ये सब डिटेल्स आ जाएंगी बेटा। फिर बचे PS3 के साथ ना बेटा कुछ अटैचमेंट्स लग के भी जाती हैं। PS3 के साथ कुछ अटैचमेंट्स भी लग के जाती हैं। जैसे बेटा यहां पर तो एज सच कोई अटैचमेंट नहीं है, अगर इशू है फॉर कैश तो यहां पर तो एज सच कोई खास अटैचमेंट बेटा नहीं है, नो अटैचमेंट। हाँ, अगर इशू किए हैं आपने सिक्योरिटीज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, याद करो बेटा मैंने इसके लिए आपको कुछ एग्जांपल्स दिए थे। जैसे सुनो, कंपनी ने वेंडर से क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया बेटा। कंपनी ने वेंडर से कॉन्ट्रैक्ट किया किस चीज का बचे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का, और बदले में क्या इशू कर दिए, शेयर्स, बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो बेटा ये क्या है, दिस इज इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना। एक एग्जांपल ये हो गया इसका। अच्छा, और क्या एग्जांपल हो सकता है बेटा इसका? कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी है, कंपनी के प्रमोटर्स हैं। प्रमोटर्स कंपनी को अपनी क्या दे रहे हैं बेटा, सर्विसेज दे रहे हैं, और कंपनी प्रमोटर्स को सर्विसेज के बदले इक्विटी शेयर्स क्या कर रही है, इशू। तो ये भी है इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल हो सकता है, कंपनी है, कंपनी के बेटे अंडर राइटर्स हैं, कंपनी है, कंपनी के अंडर राइटर्स हैं।
अंडरराइटर्स ने कंपनी को अपनी, फिर से बताओ क्या दी, सर्विसेज, और कंपनी अंडरराइटर्स को बदले में कमीशन दे रही है। कमीशन किस फॉर्म में दे रही है? इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में दे रही है। कमीशन दे रही है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये तीनों केसेस हैं इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा? अच्छा, अभी सुनिए मेरी बात बेटा। अब इसमें ना दो केसेस हैं। अब डिपेंड करता है बेटा, डिपेंड करता है, सुनो, डिपेंड करता है कि कंपनी और वेंडर के बीच में, या कंपनी और प्रमोटर के बीच में, या कंपनी और अंडरराइटर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना बेटा, वो राइटिंग में हुआ है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेटा ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, मुंह जबानी बेटा। अगर तो वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, तो आपको फॉर्म PAS3 के साथ अटैचमेंट लगाना पड़ेगा। क्या? कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी। उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी आपको फॉर्म PAS3 के साथ अटैच करनी पड़ेगी, एंड दैट कॉपी मस्ट बी ड्यूली स्टैम्प्ड। मतलब स्टैम्प ड्यूटी आपको, जो भी रेट्स हैं उसके हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर? अच्छा, व्हाट इफ ओरल कॉन्ट्रैक्ट है? बेटा याद करो, मैंने आपको बताया भी था, कई बार लोग क्या करते हैं, रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। क्यों? उन्हें पता है अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट करा तो हमें सरकार को क्या देनी पड़ेगी? स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी को बचाने के लिए वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ओरली। इससे क्या होता है? काम भी हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है, और स्टैम्प ड्यूटी भी बच जाती है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है, सुनो, गवर्नमेंट कह रही है अगर आपने ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, ओरल कॉन्ट्रैक्ट, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा? अटैचमेंट के तौर पे आपको ना मेंशन करने पड़ेंगे कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको सारे जो पर्टिकुलर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, जो टर्म्स एंड कंडीशंस है कॉन्ट्रैक्ट की आपके और वेंडर के बीच में, वो सारे पर्टिकुलर्स हमें बताने पड़ेंगे। प्लस आपको स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी भी देनी पड़ेगी जो लगती अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में किया होता तो आप तो डेढ़ शाणे थे। आपने क्या करा? स्टैम्प ड्यूटी बचाने के चक्कर में आपने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है अब आप हमें सारे कंप्लीट पर्टिकुलर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट के बताओगे, और जो स्टैम्प ड्यूटी लगती अगर वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होता तो वो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। स्टैम्प ड्यूटी एज वुड हैव बीन पेबल had the contract been in writing, had the contract been in writing। सब बताओ, पहले ये बात समझ आई बेटा? कॉपी कर लो यहां तक। बेटे समझ आ गया? अच्छा, अब एक बात मैं, चलो यहां तक तो हमने पढ़ा ही था ना, एक काम की बात मैं और बता दूं बच्चे। इन दोनों केसेस में ना एक अटैचमेंट और जाएगा। इस केस में एक अटैचमेंट बेटा और आएगा। सर कौन सा अटैचमेंट? बेटा एक बार बताओ, ध्यान से सुनना। आपने वेंडर से फिक्स्ड असेट्स परचेज करे। आपने कहा फिक्स्ड असेट्स हैं 50 लाख के। आपने कहा फिक्स्ड असेट्स हैं 50 लाख के, ठीक है, और बदले में आपने 50 लाख के क्या इशू कर दिए? इक्विटी शेयर्स। बात खत्म, ठीक है। बट
गवर्नमेंट बेटा ये जानना चाहती है कि जो फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदे हैं, जिसके बदले आपने इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं वर्थ ₹50 लाख, क्या वाकई में वो फिक्स्ड एसेट्स 50 लाख के हैं भी या नहीं? बात समझ आई? मैंने क्या कहा? मैंने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे 50 लाख के, बदले में इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए वर्थ ₹50 लाख। गवर्नमेंट जानना चाहती है कि जो फिक्स्ड एसेट्स आपने 50 लाख के खरीदे हैं, वाकई में उनकी वैल्यू 50 लाख है भी या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बेटा एक रिपोर्ट लेनी पड़ेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, और रजिस्टर्ड वैल्यूअर की वो रिपोर्ट फॉर्म PAS3 के साथ अटैच होके बेटा जाएगी। वैल्यूअर लिख के देगा, हाँ ये फिक्स्ड एसेट्स वाकई में 50 लाख के हैं, जिसके बदले 50 लाख के इक्विटी शेयर्स क्या करे गए हैं, इशू करे गए हैं। तो अटैचमेंट के तौर पे बेटा क्या आएगा? रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बेटा रिपोर्ट की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बेटा बात समझ आई है, ठीक है, कॉपी कर लो। तो बेटा ये केस तो हो गया हमारा अगर इश्यू होता है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है बेटा, चलो अब है बेटा तीसरा हमारा इश्यू विदाउट कंसिडरेशन। बेटा ये ना आगे आप लोग पढ़ोगे, कंपनी कई बार क्या करती है, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कई बार शेयर्स इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी कंसिडरेशन। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे रही है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा आगे। इसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स, इसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स। तो एक बात याद रखना, अगर कंपनी बोनस शेयर्स दे रही है ना अपने शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उस केस में आपको अटैचमेंट के तौर पे आपको लगानी पड़ेगी कॉपी ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास्ड इन जनरल मीटिंग। क्योंकि बेटा बोनस इशू के लिए ना, बोनस अगर आपको बोनस शेयर्स देने हैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो आपको पहले मंजूरी लेनी पड़ती है बेटा मेजॉरिटी की, मतलब मोर देन 50% की, मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो आपको उस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी आपको फॉर्म PAS3 के साथ अटैच करनी पड़ेगी अगर बोनस शेयर्स का केस है। बोनस शेयर्स के केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो जनरल मीटिंग में पास हुआ था, जिसमें आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स का कंसेंट लिया था फॉर इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी आपको फॉर्म PAS3 के साथ अटैच करनी पड़ेगी। मैं दोबारा बोल देता हूं, बोनस शेयर्स अगर कंपनी देना चाहती है तो पहले कंसेंट चाहिए मेजॉरिटी का मोर देन 50% का। कैसे लिया जाएगा कंसेंट? जनरल मीटिंग में पास होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की कॉपी फॉर्म PAS3 के साथ अटैच होकर ROC के पास सबमिट की जाएगी बेटा। ठीक है, अब बेटा इसमें लास्ट आता है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बेटा ये मैं अभी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, आगे हमें डिस्कस करना है। वैसे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है, जो शेयर्स है ना या फिर जो सिक्योरिटीज हैं विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, शेयर्स हैं या फिर सिक्योरिटीज हैं विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, जैसे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बेटा, है ना, शेयर्स हैं, ठीक है, या फिर सिक्योरिटीज हैं जिनको शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। दे आर इश्यूड टू सिलेक्टेड
ग्रुप ऑफ पर्संस, दे आर इश्यूड टू सिलेक्टिव ग्रुप ऑफ पर्संस, कुछ चुनिंदा लोगों को बेटा ये सिक्योरिटीज क्या करी जाती हैं, इशू। कौन सी सिक्योरिटीज, शेयर्स या ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे सर प्राइवेट प्लेसमेंट भी कुछ ऐसा था, याद करो। हाँ बेटा, प्राइवेट प्लेसमेंट में भी सिक्योरिटीज दी जाती हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को, चुनिंदा लोगों को, और प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में भी सिक्योरिटीज दी जाती हैं सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को। फिर सर दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में सिर्फ शेयर्स दिए जाते हैं या फिर सिक्योरिटीज जो शेयर्स में कन्वर्ट की जा सकती हैं, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में बेटा किसी भी तरह की सिक्योरिटीज सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस को दी जा सकती है। खैर ये बात अभी बात की है, समझ आया। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में क्या होता है बेटा, किस चीज को इशू किया जा रहा है, शेयर्स को या सिक्योरिटीज को विच आर कन्वर्टेबल इनटू शेयर्स, ठीक है। किन को इशू किया जा रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों को। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट है ना बेटा, तो उस केस में अटैचमेंट के तौर पे आता है रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूअर। क्योंकि बेटा इस केस में एक ना दिक्कत होती है, मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं बेटा, समअप कर रहा हूं थोड़ा सा। इस केस में एक दिक्कत क्या होती है कि आप शेयर्स, ठीक है, किसको दे रहे हो, कुछ चुनिंदा लोगों को, लेकिन किस प्राइस पे शेयर देना है उन चुनिंदा लोगों को, उसका एक रिपोर्ट, उसकी एक रिपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी बेटा रजिस्टर्ड वैल्यूअर से। जब तक रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपको, तो जो मेरी बात सुनना, कंपनी कुछ चुनिंदा लोगों को शेयर्स या सिक्योरिटीज दे रही है, ठीक है, किस प्राइस पे दे रही है, वो प्राइस डिटरमाइन कौन करता है बेटा, वो प्राइस डिटरमाइन करता है ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर, और इस रजिस्टर्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट आपको फॉर्म PAS3 के साथ अटैच करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर हुआ सबको। बस लास्ट हमारा बेटा पनिशमेंट फॉर डिफॉल्ट, एज ऑलवेज खास कुछ नहीं है इसमें। कंपनी एंड इट्स ऑफिसर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट ऑफ 1000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और ₹1 लाख विच एवर इज लेस। याद रखना बेटा कितनी पेनल्टी है, रोज की 1000 रुपए। मतलब जब तक ये डिफॉल्ट जाएगा ना, जब तक, जितने दिन तक ये डिफॉल्ट चलता जाएगा, अगर कंपनी ने या कंपनी के किसी ऑफिसर ने सेक्शन 39 के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन करा, तो रोज का 1000 रुपए की पेनल्टी है बेटा। और मैक्सिमम ये पेनल्टी कितने रुपए तक जा सकती है बेटा, ये पेनल्टी मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक जा सकती है। सब बताओ, मेरे ख्याल से पूरा सेक्शन हमारा 39 क्लियर हुआ बेटा। नोट्स में नीचे बेटा ये वाले हैंडआउट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां से बेटा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।